Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the Sales of Good Act, and in this series I have discussed certain important concepts relating to the Sales of Good Act. Today I am going to discuss one of the more important concepts that is relating to the Sales of Good Act, that is certain and ascertained goods. If we talk about the question is in the form of what is meant by ascertained and unascertained goods, and in a context of sale state when the property and the risk on the goods passes from seller to the buyer. निश्चित एवं अनिश्चित माल से आप क्या समझते हैं एवं विक्रय किए हुए माल का स्वामित्व एवं विक्रेता से क्रेता को कब हस्तांतरित हो जाता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यदि हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात करते हैं तो विक्रय अनुबंध की आधारशिला जो है वो माल ही समझा जाता है और वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2 के सेक्शन 2 क्लोज 7 के अनुसार माल से तात्पर्य सभी प्रकार की चल संपत्तियों से है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टियों से है जिसके अंदर अभियोग योग्य दावे तथा मुद्रा सम्मिलित नहीं है, जिनमें स्कंध अंश फसलें घास एवं अन्य सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो भूमि से संबंधित है तथा बिक्री से पहले यदि उसको भूमि से अलग कर लेने का समझौता हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो माल की परिभाषा के तहत शामिल की जाएंगी हैं। तो सेक्शन 2 क्लोज 7 के अनुसार गुड्स के अंदर वो सभी मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल होती है जो जिसको बिक्री से पहले अलग करने का समझौता कर लिया गया है। इसके अंदर आपको मैंने क्या बताया, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास आदि भी सम्मिलित है और यदि उन्हें बिक्री से पहले अलग करने का समझौता कर लिया गया है और ऐसी इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो एक्शनेबल क्लेम्स और जो मनी है वो शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबके जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सब माल की परिभाषा में शामिल होंगी। और यदि हम बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम की या फिर मनी की, उसको आप मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए भी कुछ रीजन बताए गए हैं। क्योंकि यदि आप एक्शनेबल क्लेम्स या अभियोग योग्य दावों की बात करते हैं तो वो एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इसका क्रय विक्रय नहीं हो सकता। जब क्रय विक्रय ही नहीं होगा तो नेचुरली कि वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर भी शामिल नहीं होंगी। सेकेंडली यदि हम देखें तो जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, वो वस्तु का मूल्य होता है, कंसिडरेशन होता है। अतः बिक्री वस्तु की बिक्री नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पुराने या दुर्लभ सिक्के होते हैं वो माल की श्रेणी में आ सकते हैं क्योंकि उनका विक्रय अनुबंध होता है। परंतु बाकी जो प्रॉपर्टी जो ऐसी जो मनी है जो चलन में है जिसका आप वस्तु के क्रय विक्रय के लिए यूज कर रहे हैं उसको आप मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल नहीं करेंगे, माल की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। यदि हम माल की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं तो माल कई प्रकार के हो सकते हैं। माल के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो दीज कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 of the Sales of Good Act. Under section 6 of the Sales of Good Act, there are certain types of good. Number one, that is first is existing good. Second one is specific or ascertained good. Third is unascertained good. Fourth, that is non-existing goods या future goods भी आप जिन्हें कह सकते हैं. And the next type of goods is that is a contingent good. So these are the certain types of good which are described under section 6 of the Sales of Good Act. Now I will discuss with these one by one. If we talk about the existing good, जिसको हम कहते हैं विद्यमान माल जो अभी एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसे का मतलब उस माल से समझा जाएगा जो बिक्री का अनुबंध करते समय सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट करते समय विक्रेता के स्वामित्व में है, मतलब जो सेलर है वो उसका स्वामी है, उसका मालिक है तथा विक्रेता को उसको बेचने का अधिकार है क्योंकि वो उसके स्वामित्व में है, इसलिए वो उसको बेचने का पूरा अधिकार है। यदि हम विद्यमान गुड्स की बात करते हैं, यदि हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन कौन से दो भाग हो सकते हैं? एक होते हैं स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स, सेकेंड इज अनएसर्टेन्ड गुड्स। यदि हम स्पेसिफिक गुड्स या एसर्टेन्ड गुड्स की बात करते हैं, निश्चित माल की बात करते हैं, तो जब विक्रय अनुबंध में यह तय कर लिया जाता है कि कौन सा माल विक्रय किया जाना है, अर्थात दोनों पक्षों द्वारा माल को अनुबंध की विषय वस्तु के रूप में पहले से ही पहचान लिया गया है,
तो ऐसे माल को विशिष्ट माल कहा जाता है, एसर्टेन गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप हम ये ले सकते हैं कि मान के चलो एक्स के गोदाम में 100 बोरे गेहूं के हैं, वह इनमें से वाई को 50 बोरे बेचने का अनुबंध करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यदि 100 बोरों में से 50 बोरे बेचने के लिए पहले से ही अलग कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो वो 50 बोरे अलग किए गए हैं उसको निश्चित माल या फिर एसर्टेन गुड्स ये कहा जाएगा। इसी को मैंने सेकंड पार्ट बताया, अनएसर्टेन गुड, जो निश्चित नहीं है, दैट इज अनिश्चित। यदि विक्रय अनुबंध में माल की पहचान नहीं की गई है बेचने से पहले, विक्रय का अनुबंध करने से पहले यदि माल की पहचान पहले से नहीं की गई है, तो ऐसा जो माल होता है वो अनिश्चित गुड कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि मैंने जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था, उसके अंदर यदि हमने जो 100 बोरों में से 50 बोरों के बेचने का यदि कोई अनुबंध किया है, हमने वो 50 बोरे पहले से अलग नहीं किए हैं, ये कहा है कि आप 100 बोरों में से 50 बोरे हमें दे देंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो जो माल है वो अनिश्चित माल कहलाएगा। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स दैट इज द फ्यूचर गुड और नॉन एग्जिस्टिंग गुड। इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर गुड और द नॉन एग्जिस्टिंग गुड, जिसको हम कह सकते हैं भावी माल। भावी माल से तात्पर्य है ऐसे माल से है जो विद्यमान नहीं है, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, किंतु उसका निर्माण किया जाना है, क्योंकि वहां पे विक्रय का अनुबंध तो हो चुका है, परंतु विक्रय करने से पहले उसका माल का निर्माण किया जाना है। ऐसे माल को फ्यूचर गुड्स या नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स कहा जाएगा। उदाहरण के लिए ए बी से अनुबंध करता है कि ए उसे कपास के 100 गांठे देगा, और खेत में उगी हुई है, अभी वो हुई नहीं है, उसकी फसल अभी तैयार नहीं हुई है, परंतु वो उसका पहले से ही अनुबंध कर लेता है। यद्यपि अनुबंध के समय वो विद्यमान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 6 क्लोज 1 के अनुसार ये जो अनुबंध है ये वैध एवं न्यायोचित है। ऐसा जो अनुबंध होगा वो भी लीगल कहलाएगा, और ये एग्जिस्टिंग गुड्स में एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट दैट इज फ्यूचर गुड और नॉन एग्जिस्टिंग गुड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर गुड्स होते हैं उसके संबंध में भी विक्रय का अनुबंध किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड दैट इज द कंटीजेंट गुड, जिसको हम कह सकते हैं संयोगिक माल, जो कंटीजेंसी पर आधारित है। संयोगिक माल से आशय ऐसे माल से है जिसका प्राप्त करना किसी घटना के होने या ना होने पर निर्भर करता है। मतलब उदाहरण के लिए मान के चलो ए बी को ये वचन देता है कि यदि उसे 100 टन कोयला 30 अक्टूबर तक प्राप्त हो गया तो वो 50 टन कोयला उसे बेच देगा। यहाँ पे जो अनुबंध हुआ है ये संयोग पर आधारित है, कंटीजेंसी पर आधारित है, इसलिए इस तरह का जो गुड्स है उसको कंटीजेंट गुड का नाम दिया जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। यदि हम वस्तु विक्रय अनुबंध में वस्तु के स्वामित्व एवं जोखिम का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण की बात करते हैं, तो इसके संबंध में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वस्तु विक्रय अनुबंध में विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरित करने का समझौता करता है, या तो वो सेल कर देगा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेगा। वास्तव में माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना वस्तु विक्रय का अनुबंध हो ही नहीं सकता। भाई यदि आप माल का जो स्वामित्व है यदि वही आप हस्तांतरित नहीं करेंगे तो वहां पे विक्रय कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि सेल्स जब आप करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, वहां पे उस वस्तु से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं वो हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अतः माल के स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होना विक्रय अनुबंध का मेन लक्षण माना गया है, आधारभूत लक्षण माना गया है। जोखिम का माल के स्वामित्व के साथ जाना मीन्स रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, दैट इज मस्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चाहे माल का हस्तांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पे उस माल से संबंधित जितने भी रिस्क होंगे वो ओनरशिप के साथ तुरंत ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके संबंध में यदि आप देखें सेक्शन 626 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेज दैट, सेक्शन 26 के अंदर यह कहा गया है कि जब तक अन्य समझौता नहीं हुआ है तो माल उस समय तक विक्रेता के जोखिम पर ही रहता है, जब तक कि माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित नहीं हो जाता। किंतु जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है तो माल का जो जोखिम होता है वो भी क्रेता ही वहन करता है, चाहे माल की सुपुर्दगी क्रेता को हुई हो या ना हुई हो। मीन्स हम रूल्स की बात करते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं। These are discussed under section 18 to 25 of the Sales of Good Act. According to section 18 to 25 of the Sales of Good Act, there are certain rules regarding the transfer of ownership. First rule in this series, that is transfer of the property in a certain goods. जब भी आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर की बात करते हैं, ओनरशिप के ट्रांसफर की बात करते हैं, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो निश्चित होनी जरूरी है। मतलब निश्चित वस्तु के स्वामित्व का ही हस्तांतरण होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जब अनुबंध विशिष्ट एवं निश्चित माल के विक्रय के लिए होता है तो ऐसे माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को उस समय होता है जब अनुबंध के पक्षकारों में हस्तांतरण करने का निश्चय कर लिया गया है। यदि ऐसा कोई निश्चय किया है कि तो माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के समय में सेक्शन 20 से लेकर 24 तक के जितने भी नियम दिए गए हैं उनका पालन किया जा सकता है। इस संबंध में यदि हम देखें तो देयर आर सर्टेन रूल्स। कौन कौन से रूल है? मीन्स वहां पे जो माल है वो स्पुर्दगी योग्य होना चाहिए। जब माल स्पुर्दगी योग्य है तभी क्रेता विक्रेता के साथ ही माल का स्वामित्व हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है और भुगतान के समय तथा स्पुर्दगी स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करेगी। भी भुगतान का जो समय है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो स्पुर्दगी है वो हस्तांतरित हुई है या नहीं हुई है। मीन्स इसके लिए आप उदाहरण लीजिए, ए बी से 400 रुपये में एक साइकिल क्रय करने का प्रस्ताव रखता है जिसे बी स्वीकार कर लेता है। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार किया गया है साइकिल उसी समय ए की हो जाएगी और साइकिल को रखने का जो जोखिम है उस समय ए पर आ जाएगा, भले ही मूल्य या स्पुर्दगी बाद में क्यों ना की गई हो। एंड द सेकेंड रूल इन दिस रिगार्ड, दैट इज जब वस्तु को स्पुर्दगी योग्य बनाने के लिए विक्रेता को कुछ करना बाकी हो। मीन्स जब वस्तु की स्पुर्दगी योग्य स्थिति में लाने के लिए विक्रेता को कुछ करना शेष है तो ऐसा कार्य पूरा होने पर क्रेता को उसकी सूचना देने पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण माना जाएगा। भी जैसे वो स्पुर्दगी योग्य हो जाएगी वहां पे जो विक्रेता है वो क्रेता को उसकी जानकारी दे देगा और जैसे ही वो जानकारी देगा वो माल का स्वामित्व ये माना जाएगा कि उसका हस्तांतरण हो गया है। उदाहरण के लिए ए बी से एक मेज क्रय करने का अनुबंध करता है। बी को उसी अभी मेज पर अभी वो जो उसके ऊपर जो पॉलिश है वो पॉलिश करना बाकी है, वो अभी पॉलिश नहीं हुई है, तो मेज का जो स्वामित्व है ए को उस समय मिलेगा जब बी उस पर पॉलिश कर देगा और उसकी सूचना बी को दे देगा। थर्ड रूल इन दिस रिगार्ड, दैट इज जब वस्तु का मूल्य निर्धारण करना शेष हो। मतलब वहां पे जो मूल्य है वो अभी निर्धारित नहीं हुआ है, वो अभी शेष है, निर्धारित करना बाकी है। यदि अनुबंध स्पुर्दगी योग्य स्थिति में है, अभी जो अनुबंध है वो तो स्पुर्दगी योग्य है परंतु वहां माल की बिक्री के संबंध में जो वस्तु का जो मूल्य है वो निश्चित करना बाकी है, उसको अभी निश्चित नहीं किया गया है, उसके लिए उसे नापना तोलना या परीक्षण करना है मान के चलो। तो ऐसी स्थिति में जो नाप तोल या जो परीक्षण है यदि वो सब पूरा हो जाए तो उसके बाद जो मूल्य है वो निर्धारित हो जाने की स्थिति में आ जाएगा और जैसे मूल्य निर्धारित होगा माल के स्वामित्व का जो हस्तांतरण है वो माना जाएगा। एंड द नेक्स्ट रूल इन दिस रिगार्ड, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द अनसर्टेन गुड। ये मैंने आपको बताया था सर्टेन गुड्स के संबंध में, जब माल निश्चित माल हो वहां पहले से ही पहचान लिया गया हो। अब यदि माल वो निश्चित माल ना हो तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके संबंध में भी कुछ नियम बताए गए हैं। जब विक्रय का अनुबंध वर्णन द्वारा होता है तो अनुबंध की विषय सामग्री पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से पहचानी या समझाई नहीं गई होती। नेचुरली कि वहां पे उन्होंने एक वर्णन कर दिया भी मेरे पास ऐसी कोई वस्तु है, परंतु वहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से उस वस्तु को पहचान के अलग नहीं किया है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो माल है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित माल है। तो अनुबंध अनिश्चित माल की बिक्री के लिए हो सकता है। ये आपको पता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत अनिश्चित माल का भी जो बिक्री के लिए अनुबंध किया जा सकता है। आपने अनुबंध तो कर लिया परंतु ये कार्यशील तो एक्शन में तभी आएगा जब वो माल निश्चित किया जाए। माल का निश्चित किया जाना जरूरी है। मतलब पहले तो माल अनिश्चित है जब भी आपने विक्रय का अनुबंध किया है, परंतु जैसे ही आप विक्रय करने की बात करेंगे तो वो माल निश्चित होना जरूरी चाहिए। जब अनिश्चित माल की बिक्री के लिए अनुबंध किया जाता है तो माल का स्वामित्व तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक वो निश्चित ना कर दिया जाए। सेकेंड इज अनिश्चित माल का विक्रय और नियोजन। जब अनिश्चित माल के विक्रय का अनुबंध वर्णन के आधार पर हो, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वर्णन आपने केवल एक्सप्लेनेशन दी है उस माल के संबंध में, वर्णन किया है परंतु उसको अभी पहचाना नहीं है, तो माल स्पुर्दगी योग्य स्थिति में बिना किसी शर्त के नियोजित किया गया हो तो माल का स्वामित्व क्रेता के पास चला जाता है। उदाहरण के लिए ए बी के 100 बोरे
चावल अपने पास रखे, उसके पास रखे हुए हैं। ए उनमें से 50 बोरे चावल खरीदने का इच्छुक है। मान लो वो उसके पास है और वो कह रहा है भी मैं इनमें से 50 बोरे मैं रखना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। तो बी से बोरिया वो बेच देता है। बी क्या करता है, वो अपनी वो जो बोरिया है उसे बेच देता है। ऐसी कंडीशन में वो जो स्वामित्व है उसका हस्तांतरण हो जाएगा। माल का नियोजन इस प्रकार से किया जा सकता है कि इसका मतलब अनुबंध माल को कुल माल से अलग करके भी किया जा सकता है, या अनुबंध माल को पैक करके भी उसका अनुबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल दैट इज रिगार्डिंग द वाहक को स्पुर्दगी मीन्स सेक्शन 23 क्लोज 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द डिलीवरी टू द वाहक। मीन्स वहां पे वाहक को डिलीवरी कैसे की जाएगी, जब विक्रेता अनुबंध के अनुसरण में माल की स्पुर्दगी क्रेता अथवा वाहक अथवा किसी दूसरे निष्पेक्ष ग्रहीता को माल विक्रेता के पास बेचने के उद्देश्य से भेज देता है, तो व्यवस्थापन का अधिकार अपने हाथ में नहीं रखता है। तो ये समझा जाता है कि माल का नियोजन किया गया है। एंड द ट्रांसफर प्रॉपर्टी व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। भाई यदि आपने जो गुड्स बेचे हैं, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की है, वो सेंट की भेजे हैं और रिटर्न बेसिस पे भेजे हैं, मीन्स स्वीकृति या पसंदगी के लिए भेजे गए माल की स्थिति में स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे होगा, इसके संबंध में भी कुछ नियम बताए गए हैं। जब क्रेता को माल विक्रय या वापसी की शर्तों पर सुपुर्द किए जाएं, तो ऐसी स्थिति में माल का स्वामित्व तभी माना जाएगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 क्लोज 1, जब क्रेता अपनी स्वीकृति विक्रेता के सामने व्यक्त कर दे, उसको एक्सप्रेस कर दे कि हाँ भी मेरे को कौन सा माल चाहिए, अथवा कोई दूसरा ऐसा कार्य करे जिससे ये मालूम हो कि वो उसने वो जो व्यवहार में उसको स्वीकार कर लिया, उस माल को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि वहां पे उसका स्वामित्व हस्तांतरित हो गया है। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 क्लोज 2, जब विक्रेता अपनी स्वीकृति विक्रेता को प्रकट ना करे, उसने अभी उसको डिस्कस नहीं किया, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, किंतु ये अस्वीकृति की सूचना दिए बिना वो माल को रोककर अपने अधिकार में रखे, तो निश्चित या उचित अवधि के बीत जाने पर माल का स्वामित्व क्रेता के पास चला जाएगा। नेचुरली भी उसने अपने पास रोक के इसलिए रखा होगा क्योंकि वो उसको लेना चाह रहा है, ये समझा जाएगा। तो वहां पर यदि उचित अवधि जो जिस समय के लिए उसको माल दिया था, यदि उस अवधि से ज्यादा वो रोक के रखेगा, तो ये समझा जाएगा कि वो जो माल का स्वामित्व वो क्रेता के पास चला गया है। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर। If we talk about the transfer of property, then the property in the goods can be transferred. Regarding this, there are certain rules. कौन कौन से रूल्स बताए गए हैं? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर्टी इन द अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स sold by description passes to the buyer when the goods must be unappropriated to the contract either by the buyer or by the seller with the contract of other party. Second one is the goods appropriated must be of the same description as given in the contract. And the third one is the appropriated goods must be in a deliverable state. Fourth one is the appropriated goods must be in a deliverable state. Fourth one is number 1, when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller, तभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड वन इज व्हेन द बायर हैविंग गुड्स ऑन अप्रूवल अडॉप्ट्स द गुड बाय हिज एक्ट। थर्ड वन इज व्हेन द बायर रिटेन्स द गुड विदाउट स्पेसिफाइंग द अप्रूवल, बिना अप्रूवल के यदि वो अपने पास रोक के रखता है माल को। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द बायर मेक्स द रिटर्न ऑफ द गुड्स इम्पॉसिबल बाय हिज एक्ट और डिफॉल्ट। दीज आर द वेज व्हेन द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द गुड्स व्हेन दैट इज सेंट ऑन अप्रूवल। If we talk about the transfer of property when the right of disposal is reserved, if the seller reserves a right of disposal of the goods appropriated, the property in the goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled, even if the goods have been delivered to the buyer or to a carrier or to the bailee for the purpose of transmission of the buyer. And deemed right of disposal can be considered when the document of title is in the seller's name or his agent's name. And the second one is if the seller sends bill of exchange along with the document of the title of the buyer, then we can deem that rights of disposal has been done. These are the rules
when the property in the goods can be transferred from the seller to the buyer. तो जब प्रॉपर्टी को आप सेलर से बायर को ट्रांसफर कर सकते हैं. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.